हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है शक्ति के नए केंद्र। अगर लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर बताएं तो दोस्तों ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है शक्ति के नए केंद्र। और इस वीडियो में हमने उन तमाम टॉपिक को ऐड किया है जो इस बार सीबीएसई ने 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी के सिलेबस में इसको शामिल किया है। तो एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो के बाद दोस्तों आपके इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप हल करने की स्थिति में होंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे संगठनों की। तो संगठन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ की बात करेंगे, हम आसियान की बात करेंगे, सार्क की और ब्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, ये आसियान है। ठीक, और राष्ट्र की अगर हम बात करें तो रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोवियत संघ के पतन की। तो सोवियत संघ के पतन के साथ ही जो है दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हुआ। विश्व में नए शक्ति के केंद्र और संगठन बनने लगे, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। तो ये यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स से क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा। अब एक नंबर से क्वेश्चन कैसे बनता है कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत कब हुआ, तो सोवियत संघ के पतन के साथ ही दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हो गया। ठीक है, जब विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा और अब इस महाशक्ति अमेरिका के सोच और इसकी विचारधारा बचने के लिए नए नए प्रकार के संगठनों की भी स्थापना होने लगी। विश्व के कुछ राष्ट्र भी शक्ति के नए केंद्र के रूप में उभरने लगे, जैसे चीन, इजराइल, रूस, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। शक्ति के नए उपयुक्त संगठनों और देशों के बनने से ऐतिहासिक दुश्मनों और कमजोरियों का क्षेत्रीय समाधान होने लगा। शक्ति के इन केंद्रों के द्वारा क्षेत्रीय व्यवस्था का विकास हुआ और विश्व अर्थव्यवस्था में चीन जैसे देश का उद्धार हुआ तथा विश्व राजनीति पर उनका प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन करने के लिए, जी हाँ, यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए एक योजना शुरू की जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था मार्शल योजना। क्या नाम था उसका? मार्शल योजना शुरू की। और इसके तहत ही 1948 में, जी हाँ, इसके तहत 1948 में 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो प्रश्न पूछा जाता ना कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई, तो 1948 में मार्शल योजना के तहत। ठीक है, 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया था, राजनीतिक सहयोग के लिए। इससे जो क्या होता है, इससे यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था का क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर एकीकरण होता है। और परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। कब होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है 1957 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 1957 से लेकर 1952 के बीच ऐसी कई घटनाएं घटी जिनके कारण यूरोपीय समुदाय का जो रूप बदलता गया। और अंत में 1992 कब? 1992 के संधि के द्वारा, ठीक है, 1992 की संधि के द्वारा क्या किया गया, इससे यूरोपीय संघ स्वरूप ग्रहण किया गया। तो ये आप कह सकते हैं कि 1997 से लेकर 1992 बीच कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण यूरोपीय समुदाय का रूप बदलता चला गया। और अंत में 1992 की संधि के द्वारा इसने यूरोपीय संघ का स्वरूप ग्रहण किया। और 1 नवंबर 1993 से यूरोपीय संघ जो है अस्तित्व में आया। तो यूरोपीय संघ अस्तित्व में कब आया? तो यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर 1993। तो 1993 को यूरोपीय संघ जो है विश्व के सामने जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूरोपीय संघ के झंडे से। ठीक, चलिए तो यूरोपीय संघ का झंडा, इसकी बात करते हैं। तो यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का क्या है? प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता और समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये समय कितनी संख्या है? 12। इसके अलावा यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल रही, लेकिन इसका अपना झंडा है, अपना गीत है, अपना स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यूरो है।
अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो, अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई है और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। ठीक है, इसका एक सदस्य जो है फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। 1 जनवरी 2020 से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। तो ब्रिटेन जब यूरोपीय संघ से अलग हो गया उसके बाद इकलौता देश फ्रांस बचा जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। इससे पहले ब्रिटेन भी इसी का सदस्य था, बट ब्रिटेन 1 जनवरी 2020 से यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इसकी सैनिक ताकत तथा अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी मामलों के आधार पर यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पर, यानी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की। जी हाँ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो मार्शल योजना के तहत 1948 में इसका गठन स्थापना हुई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। और मार्शल योजना के अंतर्गत 4 वर्षों के दौरान 1948 से लेकर 1952 तक अमेरिका ने यूरोप को करीब 17 मिलियन डॉलर की मदद की और परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप के देश आर्थिक गिरावट और कम्युनिस्टों की गिरफ्त में आने से बच गए और अमेरिका पश्चिमी यूरोप का क्या बन गया? सर्वमान्य नेता बन गया। बात करते हैं मार्शल योजना की, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो अमेरिका ने इस योजना के अंतर्गत यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अत्यधिक मदद की और इसी योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी गई। तो मार्शल योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं यूरोपीय परिषद की, यानी यूरोपियन काउंसिल। तो 1949 में यूरोप के 10 देशों ने मिलकर यूरोपीय परिषद का गठन किया। इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक एकीकरण की भावना को जगाना तथा राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके परिणाम स्वरूप ही 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957 में रोम की संधि के द्वारा इस समुदाय का गठन हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किस संधि द्वारा हुआ? तो 1957 में रोम की संधि द्वारा इस समुदाय का गठन हुआ था। यह संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न समितियों के माध्यम से करता है, जैसे आर्थिक सामाजिक समिति तथा व्यापार व विकास समिति। चलिए अब बात करते हैं यूरोपीय संसद की। यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन आर्थिक समुदाय को राजनीतिक स्वरूप दिलाने में मुख्य भूमिका किसकी निभाई? तो मुख्य भूमिका निभाई थी यूरोपीय संसद की रही। इस संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव सदस्य देशों की संसद करती थी। धीरे धीरे यूरोपीय संसद की शक्तियां बढ़ती गई और 1970 की लक्जमबर्ग संधि द्वारा यूरोपीय संसद को यह अधिकार मिल गया कि वह सदस्य राष्ट्रों को यह निर्देश दे सके कि वे अपने वार्षिक बजट को किस प्रकार बनाएं। इन्हीं बातों ने यूरोपीय संघ बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया। बात करते हैं maastricht संधि 1992। इसी संधि के माध्यम से यूरोपियन यूनियन का गठन किया गया था। तो maastricht संधि 1992, यह संधि नवंबर 1993 को लागू की गई और इसी दिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया। इस संधि में निम्नलिखित प्रमुख बातों पर विशेष बल दिया गया। तो किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया? तो वो थी maastricht संधि जो 1992 में की गई थी। तो इसमें क्या प्रमुख बातों पर ध्यान दिया गया? पहला, सदस्य देशों की साझी विदेश और सुरक्षा नीति होगी। दूसरा, अप्रवासन के क्षेत्र में और नशीले पदार्थों व अपराधों की रोकथाम के लिए दूसरे से सहयोग करेंगे। तीसरा, यूरोप के लिए साझी सांसद, एक केंद्रीय बैंक तथा एक साझी मुद्रा होगी, जिसका नाम यूरो होगा। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य की। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था? आर्थिक एकीकरण। जी हाँ, आर्थिक एकीकरण, यानी इसके द्वारा सदस्य देशों में वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आना जाना शुरू हुआ। ठीक है। दूसरा, सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और उनके उद्योगों का विकास करना। तीसरा, साझी विदेश और सुरक्षा नीति बनाना जिसे शांति स्थापित की जा सके। चौथा,
साझी मुद्रा और एक केंद्रीय बैंक द्वारा यूरोप में आर्थिक व मुद्रा संबंधी स्थिरता लाना। 5वां, अमीर और गरीब देशों के बीच के अंतर को कम करना। 6, पर्यावरण में सुधार के लिए जंगल, नदियों व वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, ये यूरोपीय संघ के उद्देश्य थे। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताओं की। तो सबसे पहले विशेषता क्या है? यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। यह अधिराष्ट्रीय संगठन एक ऐसा संगठन जिसमें बहुत से राष्ट्रों की शक्ति और गुण भरों के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। तीसरा, यूरोपीय संघ एक विशाल राज्य की तरह कार्य करने लगा। चौथा, इसका अपना झंडा है, अपना गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा यूरो भी है। विदेशी संबंधों के लिए इसने अपनी साझी विदेश और सुरक्षा नीति बनाई है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता और एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। उसके बाद है 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप के, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश है और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है जो अमेरिका के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। तो ये यूरोपीय संघ की विशेषताएं हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, आज भी क्वेश्चन पूछाएगा। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की कमजोरियों की। तो सबसे पहले कमजोरी क्या है? इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण इराक का मामला। यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा को लागू करने के लिए नाराजगी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्री संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को यूरो को मानने से इनकार कर दिया। यूरोपीय संघ कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे और ब्रिटेन यूरोपीय संघ से 1 जनवरी 2020 से अलग हो गया। तो ये कुछ इसकी कमजोरियां हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय एकता के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों की। अप्रैल 1951 तो पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया था 1951 में। उसके बाद मार्च 1957 पश्चिमी यूरोप के उपयुक्त 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय एयूरोथम का गठन किया। इसके बाद जनवरी 1973 डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1979 यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। जनवरी 1981 यूनान ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। जून 1985 सागेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। उसके बाद जनवरी 1986 में क्या होता है? स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए। अक्टूबर 1990 जर्मनी का एकीकरण। फरवरी 1992 यूरोपीय संघ के गठन के मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर। जनवरी 1993 एकीकृत बाजार का गठन और जनवरी 2002 नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। कितने देशों ने? 12 सदस्य देशों को अपनाया। कब? जनवरी 2012 में। ठीक है, मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया और लिथुआनिया भी इसमें शामिल हो गए। माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल। स्लोवानिया ने यूरो को अपनाया। ठीक है, और इनमें से स्लोवानिया ने किसको अपनाया? यूरो को अपना लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं किसकी? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान की। आसियान 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान की स्थापना की। कब की? 1967 में 5 देशों ने, ठीक है, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके। बैंकॉक घोषणा में यह कहा गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को शांति, स्वतंत्रता
और तटस्थता यानी निष्पक्षता का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। अन्य 5 सदस्य देश कौन कौन से? तो उसमें ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस शामिल हैं। आसियान के झंडे की अगर हम बात करें तो आसियान के झंडे पर आसियान का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। यह प्रतीक चिन्ह धान की बालियां दर्शाता है। 10 बालियां वास्तव में 10 देशों की ओर संकेत करती हैं, जिन्हें एकता और सहयोग के बंधन ने आपस में बांध दिया है। ये 10 बालियां एक चक्र के अंदर दिखाई देती हैं। चक्र उद्देश्य एकता यानी यूनिटी ऑफ प्रोसेस को प्रकट करता है। आसियान के उद्देश्य: पहला, साझा प्रयासों से क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। न्याय और यूएनओ के सिद्धांतों पर चलकर क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना। कृषि उद्योग, व्यापार, आवागमन और संचार के साधनों के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी। उसके बाद है दक्षिण पूर्वी देशों से अध्ययन को बढ़ावा देना। उसके बाद समान उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर संबंध बनाना। ठीक है, ये आसियान के उद्देश्य हैं। ठीक है, आसियान के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है तथा राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन जरूरत पड़ने पर आयोजित होता है। इन सम्मेलनों में आपसी हितों से संबंधित सैन्य, आर्थिक और अन्य मामलों पर विचार विमर्श किया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थापित किया गया है। जहाँ ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आसियान का जो सचिवालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थापित किया गया है। इसमें अलग अलग परियोजनाओं के लिए कई विशेष समितियां भी गठित की गई हैं, जैसे व्यापार व पर्यटन समिति, वित्त व बैंकिंग समिति, उद्योग, खनिज और कर्जा समिति, यातायात व संचार समिति। अब बात करते हैं आसियान शैली की, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आसियान ने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के द्वारा कार्य करने की पद्धति को अपनाया, जिसे आसियान शैली कहा गया है। अर्थात अनौपचारिक विचार विमर्श करके सहमति या सर्वसम्मति से किसी भी निर्णय तक पहुंचा जाए, ना कि बहुमत से लिए गए फैसले दूसरों पर थोप दिए जाएं। यही इसे क्या कहा जाता है? आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के 3 स्तंभ। तो आसियान के जो पहले स्तंभ है वह आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा व्यापार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अगला टॉपिक है विजन दस्तावेज 2020। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसका विजन दस्तावेज 2020 एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आसियान द्वारा सभी प्रकार के टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही ये विजन निकला। इस विजन से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठकें आयोजित की। आसियान का महत्व क्या है? पहला, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित हो रही है। आसियान में निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई है। ठीक है, तो ये आसियान के कुछ महत्व हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस यानी सार्क। दक्षिण एशियाई देशों को सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक प्रथाएं और आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है। यह संगठन 1985 में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसमें 7 सदस्य देश थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। 2005 में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस संगठन के उद्घाटन के भाषण में भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इसे नए सवेरे की शुरुआत बताया और कहा कि क्षेत्रीय सहयोग सामूहिक आत्मनिर्भरता का वह रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर समूचे क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण और बीमारी की समस्याओं से पार पाया जा सकता है।
सार्क के उद्देश्य और लक्ष्य की बात करें। आर्थिक सहयोग का विस्तार, जिससे इस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। सामाजिक आर्थिक विकास की गति को अपनाना। इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए बनाए गए अन्य क्षेत्रीय संगठनों, यूरोपीय संघ व आसियान के साथ मिलकर काम करना। विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, ग्राम विकास, विज्ञान, तकनीक विकास, दूरसंचार, कला और संस्कृति में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। सार्क के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहलाता है। 1985 पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ। इसे स्थापना सम्मेलन भी कहा जाता है। 1993 सातवें शिखर सम्मेलन में इसके सदस्य राष्ट्रों ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए फैसलों को लागू करने की घोषणा की तथा दक्षिण एशियाई वार्ता व्यापार समझौता यानी साउथ एशियन पेरिफेरल ट्रेड एग्रीमेंट साप्ताह पर हस्ताक्षर किए। 2004 12वें शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते यानी साप्ताह पर हस्ताक्षर किए, जिसको जनवरी 2006 से लागू करने का निश्चय किया गया। 2007 14वें शिखर सम्मेलन में पहली बार 8वें सदस्य अफगानिस्तान ने हिस्सा लिया और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सार्क की भूमिका क्या रही वो बात करते हैं। तो मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत सहित अल्प विकसित देश बहुत सी चीज़ों का आयात बिना किसी सीमा शुल्क के कर रहे हैं। सार्क विकास निधि की स्थापना 2005 में की गई, ये भी कर लेना आपको। इसी प्रकार सार्क फूड बैंक भी है। भारत ने भूटान में संचार तकनीक और स्वास्थ्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया तथा श्रीलंका में वर्षों से जल को एकत्रित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्य ताप से बिजली प्रदान करने का भी कार्य जारी है। तो ये सब चीज़ें सार्क के माध्यम से की जा रही हैं। ठीक है, अब सार्क की जो भूमिका को प्रभावी बनाने के सुझाव क्या क्या है यहाँ पर आप इसको कर लेना है कंप्लीट। यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि सार्क को कैसे मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार सार्क की कमजोरियां हैं, क्योंकि सार्क देशों के बीच आपसी विश्वास नहीं बन पा रहा है। भारत पाकिस्तान की आपसी कटुता सार्क के विकास में बाधक है। आतंकवाद के मुद्दों को लेकर आपसी विवाद हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है कि भारत के पड़ोसी देश इस बात को लेकर भयभीत हैं कि भारत के आर्थिक फैसले और राजनीतिक निर्णय उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के एक संघ का नाम है। इसमें प्रारंभ में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित किए जाने से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। संरचना। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है और इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। ब्रिक्स की अगर विशेषताओं की बात करें तो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। इससे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति है। ब्रिक्स के इतिहास की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की शुरुआत वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी 2001 में। वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित औपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। इस सफल बातचीत से ये निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सनाया में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और तब से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता हुआ देश है।
ये विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। 135 करोड़ की जनसंख्या के साथ इसका आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक महत्व काफ़ी अधिक है। आर्थिक क्षेत्र में इसकी अर्थव्यवस्था 5 खरब है। बड़ा बाजार और 20 करोड़ प्रवासी जो विश्व के अन्य कोनों में हैं, से ये 21वीं शताब्दी का शक्ति का एक केंद्र है। सामरिक क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर है और अपनी देशी परमाणु योग्यता के कारण यह एक महत्वपूर्ण परमाणु शक्ति है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया आर्थिक क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण सफलता है। इन सब परिवर्तनों के साथ भारत एक नई उभरती हुई शक्ति है। इसी प्रकार से आतंकवाद भी इसमें शामिल किया गया, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, आतंकवाद। ठीक है, उद्देश्य, ब्रिक्स का उद्देश्य क्या था? ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं और जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से परे हैं। सहयोग के क्षेत्र हैं आर्थिक सहयोग। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी ब्रिक्स से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी का एक टॉपिक है। अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना विचार किया गया। वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्टलेजा घोषणा में कहा गया कि एनडीबी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करके स्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र हैं स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। ठीक, इसी प्रकार से एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है। चुनौतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 बड़े देशों रूस, चीन, भारत के अपने अपने हित ब्रिक्स के लिए चुनौती हैं। दुनिया के बड़े उभरते बाजारों का प्रतिनिधि बनने के लिए ब्रिक्स को बहुमहाद्वीपीय होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों और महाद्वीपों से भी इसके सदस्य बनाने पर विचार करना चाहिए। ब्रिक्स को वैश्विक रूप से प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए अपने एजेंडे के विस्तार करने की आवश्यकता होगी। अभी तक जलवायु परिवर्तन और वित्त विकास आधारभूत संरचना के निर्माण को ही एजेंडे में प्रमुखता मिली है। ब्रिक्स आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है जिनमें वैश्विक शासन में संप्रभुता, समानता और बहुलवाद शामिल है। इनकी अपनी चुनौतियां हैं क्योंकि 5 सदस्य देशों पर स्वयं के राष्ट्र एजेंडे हावी हो सकते हैं। डोकलाम में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध ने प्रभावी रूप से इस सामान्य धारणा को समाप्त कर दिया कि ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहज राजनीतिक संबंध बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से कर लेनी है। ब्रिक्स का भारत के लिए महत्व है, ये भी आपको करना है। ठीक है, सभी टॉपिक हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब तक हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो सबसे पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? तो सबसे पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है 16 जून 2009 को। कहाँ होता है? रूस के यekaterinburg में। दूसरा शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 2010 में होता है, ये भी होता है 16 अप्रैल को। ठीक है, और कहाँ होता है? ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2011 14 अप्रैल को होता है, ये होता है चीन के सनाया में। ठीक है, चौथा ब्रिक्स सम्मेलन की अगर हम बात करें, चौथा होता है 29 मार्च 2012 को। ठीक है, और ये कहाँ होता है? ये होता है चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत नई दिल्ली। ठीक है, तो चौथा भारत नई दिल्ली होता है। पाँचवा शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का जो 5वां शिखर सम्मेलन होता है वो होता है 26 से 27 मार्च। कब होता है? 26 से 27 मार्च। ठीक है, कहाँ होता है?
ये होता है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये होता है 14 से 16 जुलाई, 14 से 16 जुलाई 2014। ठीक है, 14 से 16 जुलाई 2014। ये कहाँ होता है छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो ये होता है आपका ब्राज़ील के फोर्टलेजा में। सातवें शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो सातवां शिखर सम्मेलन होता है 2015 को जुलाई। ठीक है, 2015 8 से 9 जुलाई। ये होता है रूस के उफ़ा में। तो कहाँ पर? रूस के उफ़ा में, ये पता होना चाहिए आपको। आठवां शिखर सम्मेलन, आठवीं शिखर सम्मेलन की बात करें तो 15-16 अक्टूबर 2016 में होता है आठवां शिखर सम्मेलन। और 15-16 में कहाँ होता है? भारत में। ठीक है, आठवां शिखर सम्मेलन भारत कहाँ पर होता है? गोवा में। ठीक है। नौवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो नौवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है 3 से 5 सितंबर 2017। 3 से 5 सितंबर 2017 कहाँ होता है? चीन के श्यामन में। कहाँ पर होता है? चीन के श्यामन। ठीक है, चलिए 10वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो 10वां जो शिखर सम्मेलन होता है वो जुलाई 2018 में होता है। ठीक है, जुलाई 2018 में कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में। इसी प्रकार से आपका 11वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है वो नवंबर 2019 में होता है। ठीक है, नवंबर 2019 में ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में होता है। फिर आपका जो 12वां शिखर सम्मेलन होता है ये 2020 को होता है। कब? 21 से 23 जुलाई 2020 को होता है। और ये होता है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ होता है? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, और 13वां शिखर सम्मेलन जो होता है, 13वां शिखर सम्मेलन ये होता है 9 सितंबर 2021 को होता है। ये होता है भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये अभी तक के इसके शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ और देश अब करेंगे हम। रूस से जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें शामिल कर लिया गया है। रूस और रूस के भारत के संबंध सभी इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। जितना भी दोस्तों यहाँ पे मैंने शामिल किया है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है गारंटी से। अगर आपने कंप्लीट नोट्स के साथ वीडियो देख ली है तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम ऐड करेंगे वो है दोस्तों जापान और दक्षिण कोरिया। तो ये इसके बाद हम जापान और दक्षिण कोरिया बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है दोस्तों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और साथ ही साथ जो है इस पीडीएफ भी आपको चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। ठीक है, चीन, चीन के साथ वायु संबंध, बाद भारत इजराइल संबंध, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन जो है आपको कर लेना दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।